बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप स्टोरी के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ यानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन कराम, आज सबसे पहले मैं अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में ईद की मुबारकबाद तो आपको दे ही चुका हूँ, लेकिन अब मैं आपको मुबारक देने जा रहा हूँ ज़िमनी इलेक्शन की। जी हाँ, यहीं से बात का आगाज़ करेंगे। आज हैं कुछ टॉपिक्स ऐसे टॉप स्टोरी में जो दुनिया में कुछ आलमी ख़बरें हैं, कुछ हमारी वतन अज़ीज़ से मुतल्लिक़ कुछ ख़बरें हैं और ख़बरों का तो आपको पता है पटारा सा खुल जाता है। पाकिस्तान में इतनी ज़रख़ेज़ ज़मीन है कि एक-एक प्रोग्राम में किसी एक ख़बर पर जितना चाहे बात की जा सकती है। ये भी हम हमेशा सुनते भी रहे हैं और आगे भी इसी किस्म के अहवाल हैं। इतने टीवी चैनल्स हैं, इतने न्यूज़ चैनल्स हैं, इतने एंकर पर्सन्स हैं, इतना मवाद है, इतना टॉपिक है कि मैं इनिशियली तो बड़ा मुश्किल था जब ये सारे न्यूज़ चैनल्स जो है वो आगाज़ कर रहे थे अपना-अपना। तो एक ज़माना था जब पाकिस्तान में एक ही न्यूज़ चैनल हुआ करता था, तो पीटीवी की बात कर रहा हूँ। तो लोग बड़े हैरान थे कि इतनी ख़बरें आएँगी कहाँ से, क्योंकि जितनी लिमिटेशंस थी पीटीवी की और उस वक़्त के मीडिया की, तो इतनी ख़बरें आएँगी कहाँ से। लेकिन इसके बाद एक सैलाब सा आया न्यूज़ चैनल्स का। परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था ग़ालिबन और शेख रशीद साहब इसका क्रेडिट भी लेते हैं। शेख रशीद साहब मशहूर ज़माना, वो इसका क्रेडिट भी लेते हैं कि इन्होंने जो है वो वज़ीर इत्तलाआत के तौर पर, इत्तलाआत व नशरियात के तौर पर उन्होंने उस वक्त के बहुत सारे चैनल्स को जो है वो लाइसेंस दिए और एक बहुत तेज़ी से हुआ ये कि एक बड़ी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस का आगाज़ हुआ। लेकिन शायद हमारे चैनल्स ने उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस का, उस आज़ादी इज़हार राय का तो गलत इस्तेमाल भी कई जगहों पर, और शायद जो नॉर्म्स होते हैं इसमें ये कहीं भी मैं नहीं कहूँगा कि कुछ काम गलत हुआ, लेकिन ज़ाती मफाद के लिए होना शुरू हो गया और चैनल्स ने अपनी अपनी एक डायरेक्शंस बनाई जिसमें जिसे कहते हैं कि ईमानदारी की सहाफ़त के बजाय कुछ ज़द सहाफ़त का भी आगाज़ हुआ उसमें। और चैनल जो हैं वो अपनी मनमानियाँ करने लगे, ब्लैकमेलिंग तक के भी वाक़यात बहुत सारे सामने आए और अपने मफादात के लिए किसी को ज़ेरे बाम ले लेना और किसी को आसमान की बुलंदियों तक पहुँचा देना, यानी कि विदाउट एनी कंसर्न, विदाउट एनी प्रॉपर इंफॉर्मेशन। तो ये सब सिलसिला भी हमारे चैनल्स के साथ, हमारी प्राइवेट चैनल्स के साथ जारी रहा और अब तक भी ये नज़र आ रहा है जारी। तो हुआ ये कि फिर फाइनली इन्हें कंट्रोल्ड करने का सोचा गया और अब हमारा कंट्रोल्ड मीडिया है। तो बहरहाल अब ये एक अलग बहस है कि आया मीडिया को कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं। मीडिया कंट्रोल हो या ना हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो सकता है किसी भी मुल्क की पॉलिसी के ख़िलाफ़ अगर कोई बात करता है तो उस पर कंट्रोल होना चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अगर पॉलिसी से मुतल्लिक़ हुकूमत या रियासत के ख़िलाफ़ के किसी इक़दाम के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की जा सकती जो या डिबेट नहीं की जा सकती, ये एक अलग मौजू है और इसे आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाने के मुतरादिफ समझा जाता है। तो लेट्स सी, इस पर हम आज का मौजू नहीं था। आज का मौजू पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन है जो कल होने जा रहा है। नाज़रीन कराम, इलेक्शन 8 फरवरी का इलेक्शन जिस अंदाज से हुआ और कैसे हुआ, कितना लेट हुआ, कितना डिले हुआ, किन हालात में हुआ, किन किन सियासी जमातों को खदशात हुए इलेक्शन से पहले, और फिर जिस अंदाज से ये इलेक्शन हुए, इस पर भी आप इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऑर्डर्स पर लोगों ने नुक्ताचीनी की, बहुत सारे लोगों ने रियासती अवामिल पर नुक्ताचीनी की, बहुत सारे लोगों ने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर भी उंगलियां उठाई। लेकिन बहरहाल वो इलेक्शन हो गया 8 फरवरी का, किसी न किसी अंदाज में हो गया। लेकिन उस पर आज हम कमोबेश अप्रैल में हैं और ये मैं बात कर रहा हूँ फरवरी की। ये देख लीजिए कि 8 फरवरी के बाद से अब तक जो है वो हालात संभल नहीं पाए हैं और इस किस्म के हालात नज़र आ रहे हैं कि मैं और आप अब तक वही रोना पीट रहे हैं जो हर साल की तरह पीटना पड़ता है। और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही जो है वो हमारा इलेक्शन कमीशन एक्सपोज्ड हुआ है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47, ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जो
अब तक इलेक्शन के सिलसिले में शायद ही समझता हूँ कि मैं शायद कोई 1 या 2%, 1 या 2% लोगों को पता थे कि ये भी इलेक्शन की कोई जो है वो स्पेसिफिकेशंस में शामिल है, फॉर्म 45 और फॉर्म 47। इसकी भी अहमियत होती है। लोग तो अपने वोट दे के चले जाते थे, वो भी कितने लोग वोट देते थे आपको पता ही है। इस बार गो के टर्नआउट कुछ ज़्यादा रहा। तो ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि अब लोगों को, मैं पढ़े लिखों की बात नहीं कर रहा, जो इलेक्शन की टेक्निक को, साइकी को समझते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं आम लेमेन की बात कर रहा हूँ। ये आम वोटर जिसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, आज वो भी जानता है कि फॉर्म 47 क्या होता है, उसकी क्या अहमियत है, और इसी की बदौलत फॉर्म 47, 46 और 47 बनते हैं, उसकी क्या अहमियत होती है। यानी कि फॉर्म 45 पे आप कुछ भी हों, फॉर्म 47 बन जाएगा तो फॉर्म 45 को कोई नहीं देखेगा। तो असल काम जो है वो फॉर्म 47 पे भी हो सकता है। और जो मेरा ख्याल है कि अब तक इसमें जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में सैकड़ों की तादाद में, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जो सैकड़ों की तादाद में अर्जियाँ, दरख्वास्तें दी गई हैं कामयाब उम्मीदवारों के हुक्मनामे को या उनकी कामयाबी के नोटिफिकेशंस को कलअदम करार देने के लिए, वो फॉर्म 47 के तहत ही हैं। क्योंकि वो सारे उम्मीदवार फॉर्म 45 हाथ में लिए घूम रहे हैं। लोगों ने तो इसको सोशल मीडिया पर भी जो है वो वायरल भी कर दिया है। लेकिन बहरहाल ये अदालतों का काम है, ट्रिब्यूनल्स का काम है कि इसको किस तरह से देखती हैं। लेकिन इन हालात में जब 8 फरवरी के इलेक्शन का मामला अब तक उलझा हुआ है, इस माहौल में जब तक कि उसका फैसला नहीं हो पाया, मैं तो हैरान हूं कि क्यों ज़िमनी इलेक्शन कराया जा रहा है। पहले उसका फैसला करें, क्विक, दिन रात बैठ के करें। जब अदालतें रातों को 12 बजे काम कर सकती हैं, ये बहुत अरसे के बाद हमें पता चला। अब जब हम छोटे थे जब कभी अदालतें खुला करती होंगी, हालिया दिनों में कई बार खुली हैं, और जो जेल के अंदर भी कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं वो भी रातों देर तक जारी रही हैं। तो जब इन मामलात के लिए अदालतें रात देर गए तक काम कर सकती हैं, तो मेरा ख्याल था एक आम पाकिस्तानी ये सोचता है कि क्यों मेरे वोट की अहमियत के लिए ये अदालतें रात में नहीं खुलती। दिन रात की मेहनत करके इस मामले को, इस चैप्टर को, इस डब्बे को बंद किया जाता। सही या गलत ये इसके बाद की बात है, इनका फैसला सादिर फरमा दिया जाता। गलत, सही या गलत, मैं फिर कह रहा हूँ कि सही या गलत का फैसला तो तारीख करेगी, लेकिन आपने अपना हक अदा कर देना है कि इन तमाम नशिस्तों के जिन पर के उंगलियां उठाई जा रही हैं, उनके फैसले हो जाने चाहिए थे। क्विकली बेसिस पर होने चाहिए थे, हंगामी बुनियादों पर होने चाहिए थे, ताकि अब होने वाला ज़िमनी इलेक्शन इन तमाम चीज़ों से साफ और शफाफ होता। कम अज़ कम एक पिक्चर क्लियर होती है हमारे सामने कि क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए अब आवाम को। उन्हें निकलना है, उन्हें नहीं निकलना है। जब किसी के वोट की अहमियत हो गई है तो उन्हें वो ज़रूरी तौर पर वो कोशिश करेंगे कि जौक दर जौक वो पहुँचे पोलिंग स्टेशन की तरफ, क्योंकि इनके वोटों की तकरीम, उनके वोट का एहतराम अदालत की जानिब से हो गया, इलेक्शन कमीशन की जानिब से हो गया, ट्रिब्यूनल्स की जानिब से हो गया। और अगर वो समझता है, अगर आवाम ये समझती है कि इनके वोट की तकरीम नहीं हुई, बेइज्जती हो गई है, इनका दिया हुआ मैंडेट चोरी हो गया है, तो हो सकता है कि आवाम इस बार मुतनफ़्फ़र हो जाए, वो अपने घरों पर बैठकर ये एहतजाज की सूरत में अपने घरों से ना निकले। लेकिन ओवरऑल तमाम ही गैर सियासी और सियासी मुबस्सिरीन ये हर बार की तरह फिर फरमा रहे हैं कि आवाम को अपना हक अदा करना चाहिए। ये सिलसिला पाकिस्तान में गुज़िश्ता 75 सालों से चल रहा है वोटों की चोरी का। इस बार कुछ ज़्यादा आश्कार हो गया, वरना ये सिलसिला तो जारी ही था, और कभी भी इलेक्शन कमीशन इन तमाम चीज़ों से मुबर्रा नहीं हो पाया। एवन वो सियासी जमातें जिन्होंने मुख्तलिफ औक़ात में हुकूमतें बनाई हैं, वो भी कभी मुबर्रा नहीं हुई इन तमाम बातों से। तो ये सिलसिला तो अब जिसे कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान बनने की बुनियाद से, यानी कि अज़ल से है, और अब तक तो है, और न जाने कब तक चलता रहेगा। तो होना ये चाहिए था, जो आइडियल सिचुएशन बनते हैं, जिसे विन विन सिचुएशन कहते हैं, कि बेहतर होता कि इन तमाम चैप्टर्स को क्लोज़ करके, मेन जनरल इलेक्शन के चैप्टर्स को क्लोज़ करके, उस पर और जो मज़ीद मामलात लटके हुए हैं, जिसे हम खुसूसी नशिस्तें कहते हैं, उन मामलात को चैप्टर क्लोज करके फिर हम ज़िमनी इलेक्शन की तरफ जाते, फिर हम डेकोरम और कोरम पूरा करने की बात करते। लेकिन गालिबन लग कुछ इस तरह से रहा है कि ये बड़ा ज़रूरी था, कुछ मामलात जो पस पर्दा मामलात होते हैं उसको अब
पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए ये ज़िमनी इलेक्शन बहुत ज़रूरी था। अब इस ज़िमनी इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या हो सकती है, इस पर कितना अवाम का एतमाद हासिल होगा इलेक्शन कमीशन को या रियासत को, क्योंकि अब कहा नहीं जा सकता कि केयर टेकर करा रहे हैं ये काम। अब गो के इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा कहा जाता है या नहीं है ये इसने अब तक तो प्रूव नहीं किया, अब तक तो ये साबित नहीं किया कि ये आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है। लेकिन बहरहाल अगर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है भी तो एक हुकूमत वक्त कायम है जो किसी न किसी अंदाज में असरअंदाज हो सकती है। पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है, मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला की हैसियत से वहाँ बराजमान है। तो अब फ़र्ज़ तो ये था कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को फ़रोग़ दिया जाता, आगे बढ़ने की कोशिश की जाती। देखें, मुफ़ाहिमत की बातें करना बड़ा आसान होता है, लेकिन मुफ़ाहिमत के लिए बड़ा दिल जिगर रखना पड़ता है। मुफ़ाहिमत के लिए सबसे पहले बड़ों को, क्योंकि आप बड़े हैं, आप हुकूमत वक्त पर हैं, आप मसनद पर बैठे हैं, तो आपने बड़ापन ये दिखाना है कि सबसे पहले एक लेवल प्लेइंग फील्ड देनी होती है तमाम ही लोगों को। समझ नहीं आ रही कि पीटीआई ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी कोशिश की कि वो कोई लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल कर सके इस कम से कम ज़िमनी इलेक्शन में। मैं 8 फरवरी के इलेक्शन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्हें कोई ऐसा मौका फराहम नहीं किया गया। इवन आखिरी लम्हात में एक तो उन्हें जलसा जुलूस रैलियाँ, जो इलेक्शन की शान होती है, तमाम जमातों को मौका मिलना चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा, तमाम एक पॉलिटिकल एक्टिविटी नज़र आनी चाहिए, आवाम के दिलो दिमाग से ये खौफ दूर होना चाहिए था। लेकिन ऐसे ही सहमे हुए माहौल में इलेक्शन कैंपेन्स की परमिशंस ना मिल सकी। फिर बिलाखिर अब से 1 आध 2 दिन पहले अदालतों से परवाने जारी हुए कि जी हाँ इलेक्शन कैंपेन होनी चाहिए। तो फिर जाहिर सी बात है एक दिन में क्या हो सकता था, तो वही हुआ। कल जो है वो आखिरी दिन था इलेक्शन कैंपेन का, वो गुजर गया। कुछ जलसे जलसियाँ नज़र आए, लेकिन जो नज़र आ रहा है, जो मैं सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो कुछ भी नज़र आ रहा है, उसमें एक ही पार्टी क्यों नज़र आ रही है? बाकी पार्टियां क्या इलेक्शन नहीं लड़ रही? शायद ही किसी को पता हो कि लाहौर में पीटीआई के उम्मीदवार के मुकाबले में मुस्लिम लीग नवाज़ या पीपल्स पार्टी का कौन सा उम्मीदवार है। तहरीक लब्बैक कहाँ है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। लाहौर में, कसूर में और बहुत सारे पंजाब के मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, सूबाई और कौमी असम्बलीज़ में ये री इलेक्शन, बाई इलेक्शन होने जा रहा है। लेकिन सिवाय एक जमात के किसी और को जो है वो या तो फिक्र नहीं है, या उन्हें मौका नहीं मिल रहा, या उन्हें किसने रोका है, कुछ समझ नहीं आ रही। तो इस तरह से इलेक्शन कराने का फ़ायदा क्या है? इसीलिए मैं कहता था कि इस सहमे हुए माहौल में जहां आप निकल ना पा रहे हो, ज़रा पिक्चर को क्लियर करें, शीशे से इस गर्द को साफ करें। जो पेंडिंग मामलात हैं, जिसे हम कहते हैं हमारे 8 फरवरी के पेंडिंग मामलात, इसके बाद की खुसूसी नशिस्तों की पेंडिंग मामलात, उनको आराम से एक तरफ एक डब्बे में बंद करके देन फिर हम ज़िमनी इलेक्शंस की तरफ जाते, तो आवाम का एतमाद भी बहाल होता, सियासी जमातें भी डोर टू डोर जो है वो कैंपेन की तरफ जाती, आमने सामने होती, कुछ हेल्दी कंपटीशन नज़र आता सियासी जमातों के दरमियान और इनकी लीडरशिप के दरमियान। लोग अपना अपना मंशूर पेश करते हैं, जो माजी में हुआ इसकी जो है सफाइयाँ पेश करते, जो आगे करने जा रहे हैं उसके जो है वो प्लान्स पेश करते, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। इसी घुटन और जो है वो सहमे हुए माहौल में, खौफ के माहौल में एक बार फिर ज़िमनी इलेक्शन का परवाना जारी कर दिया गया है। मुझे नहीं पता कि ये ज़िमनी इलेक्शन कहाँ जाके किस करवट बैठेगा। धांधली के प्लान्स सोशल मीडिया पर नज़र आ रहे हैं और किस अंदाज से इस बार इलेक्शन को मैनेज करने की कोशिश की जाएगी, इसके भी पूरे प्लान्स जो है वो सियासी मुबस्सिरीन और गैर सियासी मुबस्सिरीन फरमा रहे हैं। क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन बहरहाल उम्मीद और पे दुनिया कायम है और हम इस उम्मीद और दुआ के साथ कि ये इलेक्शन खुश असलूबी से, ईमानदाराना और शफाफ और पीसफुल, पुरअमन अंदाज में अपने अंजाम को पहुँचे। नाज़रीन किराम, वक्फे की तरफ चलते हैं। वक्फे के बाद हाजिर होकर इस डिबेट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, टॉप स्टोरी के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ यानी एक बार फिर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन कराम, वक्फे पे जाने से पहले ज़िमनी इलेक्शन के खदोखाल पर हम रोशनी डाल रहे थे। मैं यहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज़ की एक्टिविटीज़ पर बड़ा ही मैं सरप्राइज्ड हूँ, बल्कि मैं अमेज्ड हूँ, हैरत ज़दा हूँ कि पंजाब में इनकी अपनी हुकूमत के होते हुए, पंजाब में इनकी अपनी हुकूमत के होते हुए अब तक कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आई, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसे हम काबिल ज़िक्र कहें। पंजाब गढ़ कहलाता था मुस्लिम लीग नवाज़ का, और एक ज़माना था तोती बोलता था मुस्लिम नवाज़ का, नवाज़ शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का वज़ीर आला रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब बरसों पंजाब के, और पंजाब ही से वज़ीर आज़म 3 बार वज़ीर आज़म रहे मुस्लिम नवाज़ के नाम मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब। और अब मौजूदा भी, गुज़िश्ता भी जो एक जो थोड़ा सा छोटा पीरियड था इमरान खान की हुकूमत के ख़त्म होने के बाद, शहबाज शरीफ साहब, और अब जो है वो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा जो है वज़ीर आला हैं। लेकिन इन तमाम तर यानी कि पंजाब पर एक तरीके से कहें तो एक अरसे से जो है वो इनका जो है वो राज रहा है, राज है भी। लेकिन बदकिस्मती से इस बार इनकी कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो बड़ी लो और बहुत लो लेवल पर हैं। इसकी क्या वजह है? मुझे थोड़ी सी हैरत भी हो रही है और अफसोस भी है। अफसोस मुझे हैरत इस बात की हो रही है कि अब तक मुस्लिम लीग नवाज़ जिसने सालों बरसों हुकूमत की है पंजाब में, इस बार इनका इस तरह से इस मेन स्ट्रीम एक्ट से कट जाना, जिसे हम ज़िमनी इलेक्शन कहते हैं। ये मेन स्ट्रीम एक्ट होता है, पंजाब का बहुत बड़ा दंगल है ये ज़िमनी इलेक्शन जो है, और इसमें कोई 20 सीटों पर ये इलेक्शंस होने जा रहे हैं अगर ओवरऑल देखा जाए पूरे पाकिस्तान में, और पंजाब का बहुत बड़ा चंक है इसके अंदर। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ बदकिस्मती से कोई ख़ास एक्टिव होती हुई नज़र नहीं आ रही। नंबर 1 तो ये हैरत की बात तो है। अफसोस कि जब आप किसी इतने बड़े मर्तबे पर हों, आप उस सूबे से वाबस्ता हों जहाँ पर आपने 3 टेन्योर्स जो हैं वज़ीर आज़म रहे हों, यहाँ से बरसों आप वज़ीर आला रहे हों, एक पार्टी के पास हो, लेकिन उस पार्टी की शायद लेवल वो आ गया है किसी भी वजह से। मैं उस वजह को वजूहात की तरफ भी जाऊंगा, और आप भी सोचिएगा कि आज वो निकल नहीं पा रहे। बदकिस्मती है कि वो निकल नहीं पा रहे, आज़ादाना एक्टिव नहीं हो पा रहे, और अवाम का सामना करना मुश्किल हो रहा है। इसकी ये अवाम का सामना जो है, ये सियासी कायदीन जब तक अवाम को फेस नहीं करेंगे, गलत या सही इसके बाद की बात है। माजी में ऐसे बहुत सारे लोग गुजरे हैं जिन्होंने इंतहाई गलत किया अवाम के साथ, लेकिन वो अवाम को किसी न किसी अंदाज में फेस करते रहे। माजी की हुकूमत अगर बानी तरीके इंसाफ की अगर बात करें तो उन्होंने मुश्किल तरीन हालात में भी अवाम को फेस किया। वो मीडिया पर आते रहे, वो मीडिया पर बात करते रहे, मुबस्सिरीन के सख्त तरीन सवालों के जवाब देते रहे, अवाम के सवालों के जवाब देते रहे। अवामी कॉन्टेक्ट को उन्होंने ख़त्म नहीं किया, जिसका इन्हें फ़ायदा हुआ इस इलेक्शन में, और हमने देखा कि लोग जो है वो किस तरह से माइल हो रहे हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ ने क्या सोचा है? मतलब क्या अब इसी अंदाज से कॉस्मेटिक्स के ज़रिए से इन सब चीज़ों को देखा जाएगा? क्या हम सोशल मीडिया के ज़रिए से ही इलेक्शन जीतने की कोशिश करेंगे? नो डाउट सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टूल है अपने आप को प्रोजेक्ट करने का। लेकिन अगर हम खाली यही समझेंगे बिना बयानिए के, आपके बयानिए को ये सोशल मीडिया तो आगे पहुँचा सकता है, अच्छे अंदाज में पहुंचाने का उसलूब भी बड़ा अहमियत का हामिल होता है। लेकिन नो डाउट कि आपके बयानिए में इतनी जान होनी चाहिए, आपके नज़रिए में जान होनी चाहिए, आप अपने बयानिए पर इतने मुस्तहकम हों, इतनी मजबूती के साथ खड़े हों, तो सोशल मीडिया आपको यकीनी तौर पर बूस्ट करेगा और आप तेज़ी से आगे चले जाएंगे। लेकिन आप कहें कि आप खोखले नारों के साथ, मैं अगर खोखले नारों के साथ सिर्फ चंद ऐलानात करके, कुछ दिलरुबा सी जो है वो बयानात दे के, कुछ थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो मेकअप शामिल करके, आर्टिफिशियल मेकअप जिसे हम कहते हैं, और फिर मैं चाहूँ कि सोशल मीडिया पे मैं मकबूल हो जाऊँ, मेरा बयानिया मकबूल हो जाए, तो ये किसी सूरत भी दुनिया की किसी कोने में भी मुमकिन नहीं है। अवाम बहुत समझदार हैं। आज गुज़िश्ता दिनों मैंने और आपने सुना कि मुस्लिम नवाज़ ने इस ज़िमनी इलेक्शन से पहले, जिसे लोगों ने इलेक्शन टैक्टिक्स कहा, लेकिन मैं इसे इलेक्शन टैक्टिक्स भी नहीं कहता। मैं कहता हूँ अवाम का फ़ायदा हो रहा है, तो इसमें इलेक्शन टैक्टिक्स हो या इलेक्शन के को जीतने का अमल हो,
अगर आवाम का फ़ायदा हो रहा है तो आवाम को इस मुश्किल तरीन दौर में, पाकिस्तान की तारीख का मुश्किल तरीन दौर अगर मुआशी तौर पर देखा जाए तो मुश्किल तरीन दौर है। शायद अब से 5 साल कबल जब हम किसी दौर को देखा करते थे तो हम कुछ और समझा करते थे। 2018 के मैं इलेक्शन के बाद की बात कर रहा हूँ। इसके बाद कोविड का भी एक बड़ा ताबड़तोड़ हमला हुआ पूरी दुनिया की मुआशियात पर, इवन पाकिस्तान जैसे छोटे ममालिक में तो बहुत ही मुश्किलात। लेकिन हैरत की बात है कि उस कोविड के दौर में भी पाकिस्तान को इतना मुआशी नुकसान नहीं हुआ। ये मैं या पाकिस्तान के मुबस्सिरीन नहीं कहते, आलमी माहिरीन मुआशियात ने कहा, पाकिस्तान को रोल मॉडल के तौर पर पेश किया दुनिया में कि ये उन ममालिक में से है। न्यूजीलैंड का शायद उस वक्त नाम आ रहा था और फिर पाकिस्तान का नाम आ रहा था। टॉप 5 या टॉप 3 के अंदर पाकिस्तान का नाम था, जो इंतहाई खुश असलूबी के साथ बिना कोई मुआशी कत्ल आम के वो इस आजमाइशी दौर से, जिसे हम पैंडमिक का दौर कहते हैं, उसमें से निकल गए, जो 100 सालों में चंद एक आध मरतबा का डिज़ास्टर होता है ऐसा, जिसमें से पाकिस्तान इतनी आसानी से निकल गया। कुछ बोल्ड और बड़े फैसले होते हैं, दिल गुर्दे की बात होती है, और कुछ प्लानिंग भी होती है डेफिनेटली। तो मुआशी हालात उस वक्त भी इतने बुरे नहीं थे जैसे कि आज। कोई पेंडेमिक नहीं है, कोई ऐसी आफत नहीं आई हुई हम पे, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी और पॉलिसी और प्लानिंग, जिसके बायस आज हम इस हाल पर हैं कि अगले आने वाले दिनों में हमें 26 अरब डॉलर्स की ज़रूरत है। इसी साल सितंबर अक्टूबर तक कहा जा रहा है, माहिर मुआशियात कहते हैं कि हमें 26 अरब डॉलर्स की ज़रूरत है अपने कर्ज़े लौटाने के लिए और अपने मुल्क को चलाने के लिए। कहाँ से आएंगे? सिर्फ 6 अरब डॉलर IMF ने हमें कमिट किया है, उसकी भी इतनी सख्त तरीन शराइत हैं कि आवाम की जान निकल जाएगी। कहाँ, किस डायरेक्शंस की तरफ हम चलते चले जा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। और अरबाब इख्तियार जो इख्तियार रखते हैं कि शायद वो अगर थोड़ा सा बजला संजी के साथ और दिलो दिमाग को पर सर जोड़ कर बैठ कर अपनी अनाओं को पसे पुश डाल कर पाकिस्तान की आवाम का सोचें। और कैसे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, मुझे ये बताइए कि कौन सा मुल्क ऐसा होगा जो पाकिस्तान में अपने बेहतरीन मफादात के अलावा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा, जहाँ पर मीडिया, सोशल मीडिया, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर, जहाँ पर कानून की अमलदारी। सबसे बड़ी बात, जो भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर होता है सबसे पहले कानून की अमलदारी देखता है। कानून का क्या हाल हुआ है मैं और आप सब जानते हैं। अदालतों को क्या वक़्त रह गई है अदालतों की। जजेस परेशान हैं, यानी कि जिनका काम था इंसाफ फराहम करना, वो इंसाफ मांगने पर आ गए हैं। कैसे काम चलेगा? और क्या बताऊं कि अब बाजोड़ का वाक़या भी हमारे सामने ही है। बहरहाल इस पर कुछ और कभी किसी और दिन बात करेंगे कि किस तरह से प्रेशराइज करके अपने मतलूबा नताइज हासिल किए जाते हैं। बहरहाल इस पर हम गुफ्तगू बाद में करेंगे। तो बताइए रहा था कि जहाँ इंसाफ खुद इंसाफ का तालिब हो जाए, इंसाफ के इदारे जो हैं वो खुद इंसाफ के तालिब हो जाएं, उस मुल्क पे हम सोचेंगे कोई गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट आएगी। ये हुमक़ा की जन्नत में रहने के मुतरादिफ तो है, लेकिन शायद हो सकता है कि यह पॉसिबल नहीं होगा। या तो फिर आप उन्हें सोने के पहाड़ दे दें, कौड़ियों के भाव, तो फिर तो पॉसिबल है। लेकिन ये वक्ती ज़रूरत तो हो सकता है कि हम अपनी पूरी कर लेंगे, लेकिन हमारी नस्लों को धकेल देंगे, ऐसी आग में झोंक देंगे हम हमारी नस्लों को कि शायद आने वाले कई सालों तक हम उठ नहीं पाएंगे। और इसी नौजवान नस्ल को हमने मुतनफ़्फ़र किया अपनी इन गलत पॉलिसियों, गलत बयानिए के ज़रिए। और आज मैं और आप देख रहे हैं कि तांता बंधा हुआ है, लाइनें लगी हुई हैं हमारे नौजवानों की, पढ़े लिखे नौजवानों की, जो मुल्क से भागना चाहते हैं, इस मुल्क से हिजरत करना चाहते हैं। गो के हिजरत का एक पहलू भी है हमारे दीन में। कहा जाता है कि अगर आप अपनी किसी एक ख़ास मकाम पर अपनी जो है वो मतलूबा सहूलियात, वो मतलूबा नताइज हासिल ना कर पा रहे हो तो आप जा सकते हैं। गो के बहुत सारे नौजवान जो है वो तालीमी निज़ाम को बेहतर करने के लिए और तालीम हासिल करने के लिए, आला तालीम हासिल करने के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं, लेकिन फिर वो शायद हमारे यहाँ 10% लोग भी वापस नहीं आते। तो आप यूँ समझ लीजिए कि लाखों की तादाद में पढ़ा लिखा नौजवान या साहिब हैसियत कारोबारी यहाँ से रुखसत हो रहा है। तो
तो पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ खड़ी होगी, हम कहाँ खड़े होंगे, कौन चलाएगा? वही रह जाएगा जो किसी वजह से जा नहीं पा सकता, जा नहीं सकता। तो इस पर गौर करने की ज़रूरत है। कैसे चलेगा ये मुल्क? मुश्किल होगी हमें। सिर्फ मुल्क चलाने के लिए या सूबा चलाने के लिए हमें इन तंदूर की रोटियों को सस्ता नहीं करना होगा। रोटियां सस्ती हो जाएंगी तो शायद हो सकता है कि एक वक्त का पेट भर जाए। हमें ओवरऑल सिस्टम को जो है वो ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है, उखाड़ पछाड़ की ज़रूरत है। हमें सबसे पहले तो अपनी सोचों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है कि ज़रा ठंडे दिमाग से बैठ कर सोचें कि जो हम कर रहे हैं, क्या टिकटॉक से इनकलाब आया है कभी? टिकटॉक से आपकी बात आगे पहुंच जाती है, ये बात तय है, हम ज़रूर पहुंचा सकते हैं, लेकिन क्या इससे इनकलाब आ जाएगा? ये मुमकिन नहीं है। इनकलाब के लिए आपको बैठना होगा, सर जोड़कर बैठकर ऐसी पॉलिसी वज़ह करनी होगी जिसके बाइस अवाम को हम सुकून पहुँचा सकें। 16 रुपये की रोटी बड़ी मशहूर हो रही है, कैसे होगा? मुमकिन है, पाकिस्तान के हालात में मुमकिन है। पेट्रोल बम फिर गिरा दिया गया कोई 4.5 रुपए का, डीजल फिर महंगा हो गया। इन हालात में आप कहें कि वो जो है वो रोटी देने वाला, वो तंदूरी नान भाई जो है वो आपको रोटी सस्ती दे देगा? मुमकिन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। तो जो बात वो की जाए, अमल वो किया जाए जो मुमकिन हो, जो पॉसिबल हो, जो हम कर सकें और जो हम कर सकें, जो हम कह सकें और उस पर इम्प्लीमेंट भी हो जाए। तो चंद जगहों पर हुआ, चंद पे नहीं हुआ। आपने देखा पिंडी और इस्लामाबाद में बाकायदा नान भाइयों ने जो है वो तंदूर वालों ने स्ट्राइक कर दी, हड़ताल पे चले गए। वो मना लिया जाएगा उनको, आ जाएंगे वो वापस, लेकिन नहीं कर पाएंगे, खुदारा नहीं कर पाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता। क्या कैलकुलेशन है? आप इसी कैलकुलेशन को ले आइए ना। वो तो कह रहे हैं हम बेच देंगे, आप उन्हें आटा सस्ता दे दीजिए। आप उन्हें गैस में जो गैस वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ख्वाह वो सिलेंडर का गैस हो, क्योंकि लाइनों में तो गैस है नहीं, उस पर सब्सिडी दे दीजिए। तो हो सकता है कि ये 16 में नहीं 15 में बिक जाएगी, ये रोटी आपकी बिक सकती है। हुकूमत सब्सिडी देने की मजाज है, लेकिन क्या हुकूमत इस काबिल है, इस लायक है, इतनी मजबूत है उसके ज़मीन पर पैर कि वो सब्सिडी देने की, एक रोटी पर 5-10 रुपए की सब्सिडी दे सके? नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम इक़्तिसादी और मुआशी तौर पर जकड़े हुए हैं बुरे अंदाज में। हमें तो अपने मुल्क को चलाने के लिए मुश्किल हो रही है। लेकिन बदकिस्मती है कि हमने अपने अखराजात को कम नहीं किया। इन सब चीज़ों को कम करने के लिए हमें अपने अखराजात पर गौर करना होगा। हुकूमती अखराजात सबसे पहला काम होता है। एक घर को चलाना और एक रियासत को चलाना, दोनों के कमोबेश उसूल एक ही जैसे होंगे। अगर एक घर है, मैं एक घर से ही आगाज़ करूँगा, आप इसको मुल्क पर इम्प्लीमेंट करते चले जाइएगा, कि अगर एक घर में वसाइल कम हैं, मसाइल या अखराजात ज़्यादा हैं, इनपुट कम है और आउटपुट ज़्यादा है, तो सबसे पहला काम ये किया जाता है कि अपने वसाइल में रहते हुए अपने अखराजात को कंट्रोल किया जाता है। सबसे पहला काम ये जाता है। आपका बिजली का बिल ज़्यादा था, आप बिजली को कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश, कहाँ से बिजली की बचत हो सकती है वो आप करेंगे। ये हमेशा का उसूल है, हर घर का उसूल है। खाने पीने के मामलात में अगर कहीं कुछ इसराफ होता हुआ नज़र आता है तो कोशिश की जा सकती है कि इस इसराफ को कम किया जाए, थोड़ा सा सादा फूड, प्लेन फूड, सादा खुराक की तरफ आया जाए, ताकि ये भी एक ऑप्शन होता है कि बचा जा सके। गैर ज़रूरी किसी भी किस्म के अखराजात को फौरी तौर पे कंट्रोल किया जाए। पुरतायुश जिसे हम कहते हैं, आसाइश नहीं, सिर्फ ज़रूरत की बात होती है। जब तक के हालात बेहतर नहीं होते, आसाइश इसके बात होती है। जब आपके हाथों में जो है वो पैसा नज़र आए, तब आप आसाइश की तरफ जाते हैं। इससे पहले आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ज़रूरतें पूरी होंगी तो जो ये है इस एक घर को चलाने का। एग्जैक्टली इसी अंदाज से रियासत के इंतज़ामात भी चलाए जा सकते हैं, अगर हम जो है वो अपने अलले तलले कम ना करें और आवाम से कहें कि वो अपने पेट पर पत्थर बांधें और ये सारा अपना जो अखराजात हैं, मैं रियासत की, मुकम्मल रियासत की बात कर रहा हूँ, और वो सब आवाम पर टैक्सेस की सूरत में डालते चले जाएं, और फिर हम तंदूर वालों को कहेंगे आपने रोटी जो है वो 15-16 रुपए की बेचनी है। तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। 15 रुपए की रोटी या 16 रुपए की रोटी बेचने के लिए आपको अपने आप को भी उस 15 रुपए पर लाना होगा 25 रुपए से। नाज़रीन कराम, वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फे के ऊपर पेश जाते हैं और वक्फे को वापस आकर थोड़ा सा इस मौजू को और आगे बढ़ाते हैं।
खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में कुछ थोड़ी सी आलमी ख़बरों की बात हो, बल्कि आलमी ख़बर इस वक्त एक ही है जो हर इलेक्ट्रॉनिक चैनल की भी और प्रिंट मीडिया की भी सुर्खी बनी हुई है, ईरान इसराइल ताल्लुकात। नाज़रीन कराम, आपने देखा होगा दमिश्क में ये आगाज़ कहाँ से हुआ, जिसे हम कहते हैं कि ये सारा मामला कि दमिश्क में इसराइल ने ईरान के सिफारतखाने पर हमला किया और उस पर अमवात भी हुई, शहादतें भी नोश की, ईरानी अमले की, ईरान के कुछ टॉप मोस्ट लोगों की। और इसराइल का इल्ज़ाम यह था कि यहाँ से ऑपरेट हो रहा है हमास, यानी कि हमास को यहाँ से कुमक मिल रही है, थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है। इसके बाद उन्होंने बिना किसी तरद्दुद के एक और मुल्क में, किसी और मुल्क में जाके किसी भी शहरी पर हमला करना, ये वैसे ही आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी होती है। उसूल की बात है। पाकिस्तान जैसा बनाना रिपब्लिक है, उसामा बिन लादेन के लिए हमने देखा था किस तरह से अमेरिका आया, उसने हमला भी किया और फिर लेके चला गया। बहरहाल पाकिस्तान तो अब, जो पाकिस्तान के दरवाजे ऐसे लोगों के लिए हमेशा खुले होते हैं, बंद होते हैं तो हमारे अपने लिए बंद होते हैं। बहरहाल तो मैं बात कर रहा हूँ इसराइल और ईरान की। तो दमिश्क में जाके हमला हुआ और ईरान ने उसी वक्त ये तैयार किया और ये ऐलान किया कि हम हर सूरत में इसका बदला लेंगे। अब एक पूरी दुनिया और मुस्लिम उम्मा, बल्कि मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, कई जमहूरी ममालिक के अंदर, वेस्ट में, अमेरिका में इस पर आवाज़ बुलंद हुई, जो इंतहाई दर्दनाक मनाजिर फ़लस्तीन और गज़ा की तरफ से दुनिया में आना शुरू हुए। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि वो चाहते तो इस सारी चीज़ों को बड़ा डार्क रख सकते थे, ये जानबूझ के ये सारी चीज़ें मुस्लिम उम्मा को ये बताने के लिए, ये बावर कराने के लिए कि अगर कुछ आगे बढ़ने की कोशिश की, कुछ यूनाइट होने की कोशिश की, कुछ मिल बैठ कर प्लान करने की कोशिश की, तो तुम्हारा भी यही हाल हो जाएगा। पाकिस्तान ने शायद कोशिश की थी गुज़िश्ता चंद सालों पहले, यूनाइटेड नेशंस में जाके मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई, 2 मरतबा OIC की जो है वो मीटिंग्स पाकिस्तान ने की, मुस्लिम उम्मा को गैदर करने की कोशिश की। क्या हुआ नतीजा, मैं और आप देख रहे हैं। कुछ लोग तो इसे हमें हमारी लोकल सियासत का हिस्सा बना देते हैं, पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत की वजह ऐसे करार देते हैं। आज जो पाकिस्तान में कुछ लोग पाबंद सलासल हैं, कुछ अडियाला में हैं तो कुछ किसी और जेल में हैं, लेकिन अगर आप ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये एक आलमी तहरीक का हिस्सा होती हैं ये सारी चीज़ें किसी भी मुल्क के अंदर। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, जहाँ के भी हुक्मरान जो है वो थोड़ा सा सर उठाने की कोशिश करते हैं, उनका हाल बहुत बुरा होता है। हमारे पड़ोसी ममालिक में ऐसा हो चुका है, मुस्लिम ममालिक में भी हुआ है और नॉन मुस्लिम ममालिक में भी ऐसा हुआ है। तो बहरहाल इस किस्म की सूरत हाल में जहाँ पर ईरान और इसराइल के दरमियान ऐसी शिपकलिश जिसका आगाज़ मैंने आपको बताया, इसके बाद ईरान ने कहा कि मैं हर सूरत में इसका बदला लूँगा, और ईरान ने बदला लिया। इस बदले पर और इस काउंटर स्ट्राइक पर बड़ी आवाज़ें हुई, बड़ी लोगों ने उसे किसी ने इसे बहुत अप्रिशिएट किया, किसी ने इसके कुछ और पहलू हमारे लाने की कोशिश की। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूँ, मैं अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ कि एक छोटा सा जवाब ही सही, क्योंकि ईरान की अपनी कैपेसिटी है, अपनी कैपेबिलिटी है, उसने उसी अंदाज में जवाब देना था, उससे बढ़कर वो दे नहीं सकता। तो बहरहाल ईरान ने जवाब दिया, और जवाब देने के साथ ये भी कह दिया कि बस इतना ही था, मेरी जानिब से सिर्फ इतना ही था, मैंने बदला लेना था, मैंने बदला ले लिया। यानी कि उसी वक्त उस जंग को मजीद बढ़ने से रोकने के लिए हाथ भी खड़े कर दिए कि बस मैंने जवाब, आपने हम पे हमला किया, हमने आप पे हमला किया, हिसाब बराबर। तो ये बाकायदा ईरान की तरफ से बयान आया और अमेरिका ने इसको अप्रिशिएट भी किया। लेकिन उस वक्त इसराइल ने इस पर क्योंकि ये तो एक जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू था, एक नज़रिया था। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू और है, जो लोग ईरान के मुखालिफ में ये बयान किया उन्होंने, कि बड़ा प्रेशर था और ईरान जो है वो सुर्खेल बनना चाह रहा था मुस्लिम उम्मा का। तो एक तो वैसे ही प्रेशर था दमिश्क में अब इनके इंटरनल अवाम का कि बदला लेना है, दूसरा आलमी मुस्लिम उम्मा के सुर्खेल के तौर पर, लीडर के तौर पर आगे बढ़ने का यह मौका था। तो कहा यह जा रहा है कि अमेरिका की साजबाज के साथ मिलकर ये प्लान किया गया, और ये बाकायदा, ये तो तय है, ये बाकायदा ईरान ने खुद भी कहा है
कि हमले से पहले उन्होंने वेस्ट के कुछ ममालिक को, जो एक आलमी जो है वो कवानीन भी हैं कि कुछ ममालिक को उन्होंने पहले से ही आगाह किया, अपने पेशगी इतला जिसे कहते हैं हमारे अपने हमले की, वो कर दी गई थी। तो शायद इसका नुकसान ये हुआ कि बहुत सारे जो ड्रोन्स और हमले थे जो ईरान ने किए वो इंटरसेप्ट हो गए, यानी कि वो दरमियान में ही रोक लिए गए। तो ये एक बड़ा मुश्किल भी पेश आई ईरान को, लेकिन बहरहाल ईरान ने अपना जोश और अपना जज्बा और अपनी कमिटमेंट को पूरा करना था, वो उसने पूरा किया। और इसके बाद हैंड्स अप भी किया। हैंड्स अप से मुराद उन्होंने हाथ उठाए कि अब ख़त्म, आपने किया, हमने किया, हिसाब बराबर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसराइल शायद किसी और सोच के साथ इस पूरे हमले को देख रहा था, और इसराइल के हुकूमत ने उसी वक्त कह दिया कि हम इसका बदला लेंगे। और फिर हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों इसराइल ने एक बार फिर ईरान पर डायरेक्टली हमला किया है, और अब कशीदगी की सतह जो है वो बहुत ख़तरनाक है। रीजन जो है हमारा वो बड़ा मुश्किलात का शिकार है। अमेरिका इस पर क्या स्ट्रेटजी अपनाता है, क्या वो इसराइल के साथ खड़ा होगा या ईरान के साथ खड़ा होगा? पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान ईरान का पड़ोसी मुल्क है। पाकिस्तान क्या करेगा? कोई अब तक हमारे वजारत ख़ारजा या हमारे वज़ीर ख़ारजा सामने नहीं आए। हमारी रियासत की तरफ से कोई अब तक बड़ी तज़ब्ज़ुब का मामला नज़र आता है। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन ये जंग इंतहाई ख़तरनाक होगी इस रीजन के लिए, और शायद इस रीजन को एक बार फिर मुश्किलात का शिकार करने के लिए सारे मामलात, कुछ लोगों का कहना है कि ये सारे मामलात इस रीजन में ये अफरा तफरी फैलाने के लिए ही की जा रही है। तो लेट्स सी आगे आने वाले दिनों में, आइंदा चंद दिनों में यकीन तौर पर कुछ हालात क्लियर होंगे, तो मज़ीद बातें सामने आएंगी और हम करने के काबिल भी होंगे। आखिर में प्रोग्राम के इस बिल्कुल आखिरी चंद मिनटों के अंदर मैं JDC और ज़फ़र अब्बास साहब की हालिया इंटरव्यू जो तारिक मतीन साहब ने सोशल मीडिया पे लिया, उस पर गुफ्तगू करना चाहूँगा। इसमें बड़ी ही जो है वो तफसील के साथ बहुत सारी चीज़ों को ज़फ़र अब्बास साहब ने हाईलाइट किया है, और मैं हैरान हुआ कि बड़ी गहरी नज़र है। और ज़फ़र अब्बास साहब भी उसी इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र करते हैं। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट एक आलमी इस्टेब्लिशमेंट होती है जो मुल्कों के दरमियान होने वाले मामलात पर नज़र रखती है, और किस मुल्क को कहाँ स्टैंड कराना है, किस तरह सपोर्ट करना है, किसको नीचे ले जाना है, वो बैलेंस करते हैं। उसी तरह से एक रियासत की इस्टेब्लिशमेंट होती है कि यहाँ पे किस पार्टी को ऊपर ले जाना है, किसे नीचे ले जाना है, ये इस्टेब्लिशमेंट का काम होता है। माफिया नहीं कहूँगा मैं, इस्टेब्लिशमेंट ही कहूँगा। जब हम सोशल NGOs की तरफ आते हैं तो यहाँ भी एक इस्टेब्लिशमेंट होती है। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि इस सोशल सेक्टर को हमें ऊपर ले जाना है, किसको नीचे ले जाना है। तो ये बड़ी तफसील के साथ ज़फ़र अब्बास साहब ने तारिक मतीन साहब को इंटरव्यू देते हुए, JDC के ज़फ़र अब्बास साहब तफसील के साथ उन्होंने उन सारे अवामिल का जिक्र किया, और यकीनी तौर पर मेरे लिए बड़ी जो है वो लर्निंग गुफ्तगू थी वो सारी की सारी जो मैंने सुनी वहाँ पर। और उन्होंने सारे उन ट्विटर, सोशल मीडिया और ट्विटर हैंडलर्स का जिक्र भी किया कि किस तरह से उस शुतुरमुर्ग वाली कहानी को मैं तो हर साल खिलाता हूँ। उनका कहना ये था कि ये तो हर साल का प्लान होता है और हर साल ही थोड़ी बहुत इस पर गुफ्तगू हो ही जाती है। शुतुरमुर्ग है यकीन तौर पर, तो शुतुरमुर्ग जैसी ही बातें होंगी। शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबा के हम बैठेंगे तो नहीं, तो ऐसे ही हुआ। लेकिन कह रहे हर साल होता है, लेकिन इस बार इसको ज़्यादा फैलाकर हमारी ज़कात कैंपेन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। और इसमें वो तमाम मुखालिफिन जो नहीं चाहते, यानी कि ये शायद इसमें भी एक कंपटीशन का दौर है, NGOs में भी एक कंपटीशन चल रहा है। कुछ थोड़ा सा मसलक और फ़िक़ा की बात भी इसमें शामिल होगी, जिस पर मैं कम से कम गुफ्तगू नहीं करूँगा। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे वो इंटरव्यू बड़ा अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लगा कि ज़फ़र अब्बास भाई को भी सुनने की ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि हर तरफ सिर्फ मजाक और मीम नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इससे आगे बढ़कर हक़ाइक़ की तरफ भी देखना चाहिए। और जिन हक़ाइक़ का जिक्र किया है, मैं नहीं कहता कि आप मनोअन ज़फ़र अब्बास साहब को की बातों पर जो है वो सही समझ लें, लेकिन सुनने के लिए हद तक ज़फ़र अब्बास साहब ने कई चीज़ों को क्लियर किया है, उस शुतुरमुर्ग वाली कहानी को भी। और इसके बाद इन्होंने जो अभी लैब्स का एक जाल बिछाने की कोशिश की है पाकिस्तान में, और सस्ता तरीन लैब, हज़ारों के टेस्ट जो है वो चंद 100 रुपयों में भी नहीं हो सके, इससे भी कम रुपयों में हो जाएंगे।
तो ये इस पर अप्रिशिएट तो बनता है कि करोड़ों की वो मशीनें जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स के पास नहीं है, आप जेडीसी उन मशीनों को पाकिस्तान में ला रहा है। तो जो अप्रिशिएट जो खराज तहसीन पेश करना है वो तो आपने करना है, ईमानदारी के साथ करना है, बिला तफरीक रंगो नस्ल और मजहब और फ़िक़्ह और मसलक, ये आपको हर एक के साथ करना चाहिए। इंसानियत ही हमारा पहला मज़हब है और हमें इंसानियत के फ़रोग़ के लिए, इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं हमें करना चाहिए। नाज़रीन इकराम, वक्फ़े का वक्त, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है और अब मुझे आपसे इजाज़त लेनी होगी। अगले प्रोग्राम में कुछ और टॉपिक्स के साथ आपके साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।